स्वागत है दोस्तों स्टडी फॉर यूपीएससी में। आज डे 8 है और हम लोग इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहला दिन हम लोगों ने जीडीपी के बारे में अध्ययन किया था और आज हम लोग जीएनपी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड और भी टर्म। तो जीएनपी के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। तो पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये होता क्या है सकल राष्ट्रीय उत्पाद? देखते हैं। किसी देश के निवासियों या नागरिक भी वर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, द्वारा एक निश्चित समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार कीमत को हम लोग जीएनपी कहते हैं। इसमें देश के निवासियों के द्वारा जो घरेलू सीमा के भीतर जो उत्पादन किया जाता है वो शामिल है, और देश के निवासियों के द्वारा जो विदेशी सीमा में रहने के बावजूद मतलब कि उत्पादन किया जाता है उसको भी शामिल किया जाता है। यहाँ पे लिखना छूट गया है, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें खासकर देश के नागरिकों के द्वारा घरेलू और विदेशी सीमा में जो उत्पादन किया जाता है उस सभी को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो जीएनपी होता क्या है? तो देश के निवासियों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो जीएनपी बराबर होगा जीडीपी प्लस विदेशों में अर्जित निवल साधन आय। जीएनपी का जो मतलब परिभाषा के आधार पर इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है जीडीपी प्लस विदेशों में अर्जित निवल साधन आय। अब देखते हैं कि विदेशों में जो अर्जित आय है ना, निवल साधन आय, वो कैसे अर्जित होता है, वो कैसे निकलता है। तो देखिए, विदेशों में अर्जित निवल साधन आय को निकालने के लिए पहली बात तो मान लेते हैं भारतीय साधन है जो विदेश में कुछ कमा रहा है, उसको हम लोग ए मानेंगे, और उसमें से विदेशी कोई साधन होगा जो अपने भारत में भी काम कर रहा होगा, उसके अर्जित आय को उसमें से घटाने के बाद जीडीपी में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? जीएनपी बन जाएगा। यानी कि जीएनपी है क्या? जीडीपी प्लस भारतीय जो देश से बाहर काम करता है उसको जीडीपी में जोड़ देंगे, और फिर भारत में जो काम करने वाला विदेशी होंगे वो जो कुछ इनकम कमाएगा उसको हम लोग घटा देंगे, ठीक है। वही हमारा जीएनपी हो जाएगा। अगर हम विदेशों से आय अर्जन की बात करें तो विदेशों से आय अर्जन कैसे होता है? तो पहला निजी प्रेषण के द्वारा। ये निजी प्रेषण क्या है? तो विदेश में जो काम करने वाले भारतीय हैं वो जो पैसा भेजते हैं वही निजी प्रेषण है। इसके अलावा बाहरीन यानी पर ब्याज, यानी कि कोई बाहर का कंपनी या फिर कोई देश अगर भारत से मतलब ऋण लेता है तो उसके बदले जो ब्याज मिलती है वो बाह्य ऋण होगा। और बाह्य अनुदान यानी कि कोई ग्रांट के रूप में कोई देश किसी दूसरे देश को देता है। तो विदेशों से अर्जन इसी 3 तरीका से होता है, यानी कि विदेशों से जो आय होगा वो 3 तरीका से होगा। एक निजी प्रेषण के द्वारा, एक ब्याज के द्वारा, और दूसरा बाह्य अनुदान के द्वारा, ठीक है। तो ये था हमारा जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हम लोग देखेंगे एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ये जीएनपी में से डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास को घटाने के बाद जो मिलता है उसी को हम लोग एनएनपी कहते हैं। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को घटाने पर जो प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये मूल्यह्रास क्या है? तो देखिए, मूल्यह्रास का मतलब होता है टूट फूट या अप्रचलन, यानी कि कुछ अब प्रचलन में नहीं रहा है तो उसको अप्रचलन कहेंगे, के कारण जो अचल संपत्तियां हैं, जो एसेट हैं, उसके कीमत में होने वाली कमी। या समझ लीजिए कि मशीनों का जो घिसावट है ना, वो घिसावट का कितना अनुमान होगा उसी को हम लोग मूल्यह्रास या इसको कभी कभी अपकर्ष भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको अगला टर्म पढ़ने से पहले, यानी कि पहले हम लोगों ने जीडीपी पढ़ा, फिर दूसरा हम लोगों ने जीएनपी पढ़ा, अब हम लोग एनएनपी पढ़े हैं। तो
इससे आगे का चौथा टर्म पढ़ने से पहले हमको 2-3 बातें जानना पड़ेगा। एक, जिसको हम लोग लागत कहते हैं। तो देखिए, लागत क्या होता है? तो मान लीजिए कि कोई भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन करने में जो खर्च होता है वो लागत होगी। ये लागत जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है कारक लागत, जिसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, और दूसरा बाजार लागत, जिसको हम लोग मार्केट कॉस्ट कहते हैं। तो देखिए, कारक लागत क्या होता है? तो उत्पादन में मान लीजिए पूंजी शामिल होता है, कच्चा माल शामिल होता है, श्रम शामिल होता है। इस सब को मतलब लगाने पे जो खर्चा आती है, यानी कि जो इनपुट होती है लागत, उसी को हम लोग कारक लागत कहते हैं। यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन करने वाला कारक है, उसको जो कुछ देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पूंजी है, तो पूंजी अगर कोई उत्पादन में लगाया है, तो या तो वो बैंक से लोन लिया होगा, नहीं तो महाजन से कर्ज लिया होगा। तो उसके बदले में जो उसको ब्याज देना पड़ेगा, वो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, तो इसको खरीदने के लिए जो पैसा लगा होगा। कोई श्रम करता है, यानी कि कोई मजदूरी करता है, तो उसके बदले में जो मजदूरी देंगे, सबको जोड़ने पर उत्पादन का खर्च निकलेगा, उसी को हम लोग कारक लागत कहेंगे। और अगर बाजार लागत की बात करते हैं, मार्केट कॉस्ट, तो इसी कारक लागत में अब सरकार उस पर टैक्स लगाएगी, जिसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, तो वही हो जाता है बाजार लागत। नोट, ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में कि जनवरी 2015 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना करने की प्रथा को अपनाया है। ठीक है, तो अब जो पहले हमारे यहाँ फैक्टर कॉस्ट और बाजार लागत, यानी कि मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट दोनों के आधार पर निकलता था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पे बाजार मूल्य यानी कि मार्केट कॉस्ट के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करने की प्रथा प्रचलन में आई है। एक और टर्म है जिसका नाम है सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है? सिंपल, किसी प्रकार का छूट या किसी प्रकार का सहायकी यानी कि सहायता। अच्छा, ये जो सब्सिडी है ना, वह सामाजिक नीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी आर्थिक क्षेत्र यानी कि मान लीजिए कोई व्यवसाय या किसी व्यक्ति को दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं। तो सब्सिडी क्या है? तो सब्सिडी जो है वह सामाजिक नीति को बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से किसी उत्पाद मतलब कि आर्थिक क्षेत्र में छूट या सहायकी। यह 2 प्रकार से हो सकता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। अगर हम प्रत्यक्ष की बात करें तो नगद अनुदान होगा या ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था, ये सीधे दिखता है प्रत्यक्ष। अगर हम अप्रत्यक्ष सब्सिडी की बात करें तो इसमें हो जाएगा कर का छूट, बीमा या कम ब्याज वाला ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष सब्सिडी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो बोले थे चौथा फैक्ट जो हमको जानना है, NNP/FC। FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको कहते हैं साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। हम लोगों ने NNP देखा है, अब हमको निकालना होगा साधन लागत पर यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्यों निकालते हैं? क्योंकि जब ये निकल जाएगा तो यही हमारे लिए नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय होगी। ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो फैक्टर कॉस्ट पे होता है वही राष्ट्रीय आय होता है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो NNP जो मार्केट कॉस्ट पे हो, मार्केट प्राइस पे होगा, उसमें से इनडायरेक्ट टेस्ट को घटा लेंगे और उसमें सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो हमको मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे पूंजी हो गया, उसका ब्याज लगेगा हमको, मान लेते वो 1 रुपया। श्रम है, उसकी मजदूरी लगेगी हमको, उसका भी 1 रुपया मान लेते हैं। कोई ज़मीन है, कोई भूमि है, कोई लैंड है, उसके बदले जो उसका लागत होगा वो रेंट लेगा हमसे, तो उसका मूल्य भी 1 रुपया। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो उसका कुछ कॉस्ट होगा, मान लेते हैं वो भी 1 रुपया है। और कोई व्यक्ति जो इस चीज़ सबको मतलब कि ऑर्गेनाइज करता है, उसके लिए रिस्क लेता है प्रोडक्शन का, तो वो अपना लाभ कमाएगा, तो उसका भी 1 रुपया। टोटल मिला के अगर करें तो ये 5 रुपया जो होगा वही फैक्टर कॉस्ट होगा, और इसी पर हम NNP को निकालें। ठीक है, तो इसमें आप देखिए अभी तक कोई टैक्स है नहीं, कोई सब्सिडी है अभी तक नहीं है, तो इसीलिए क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में से इसको घटा के सब्सिडी को जोड़ते हैं। क्योंकि देखिए ये जो, अब आगे बढ़ते हैं, एक बार और देखेंगे।
टोटल कॉस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 5 रुपया हो जाता है। ठीक है, यही फैक्टर कॉस्ट है। अगर मान लीजिए कि सरकार यहाँ पे जीएसटी यानी कि कर लगा देगी, तो 1 रुपया मान लेते हैं अगर कर लगाएगा, तो अब जो निकल के सामने आएगा कॉस्ट वो हो जाएगा 6 रुपये, जो कि मार्केट प्राइस पर होगा। इसी को हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। यानी कि फैक्टर कॉस्ट में अगर हम टैक्स को जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है, मार्केट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, अब फिर से देखते हैं कि एक फैक्टर कॉस्ट था 5 रुपया, अब सरकार जो है सब्सिडी देती है, मान लेते हैं कि 0.5 पैसा का। ठीक है, तो अब जो मार्केट प्राइस हमको सामने में निकल के आएगा वो कितना आएगा, 4.50, यानी कि 4.5 रुपया के आसपास आएगी। ठीक है, इस बात को गौर कीजिएगा। ठीक है, इससे कुछ बातें निकल के सामने आती है, उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 बात को ध्यान रखना है। पहला, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस इक्वल होगा अगर कोई टैक्स ना हो और ना ही सब्सिडी हो। ठीक है, अगर कोई टैक्स और सब्सिडी नहीं होगा तो जितना मार्केट प्राइस होगा उतना ही फैक्टर प्राइस होगा, यानी कि जितना फैक्टर प्राइस होगा उतना ही मार्केट प्राइस होगा। लेकिन अगर टैक्स लग गया तो मार्केट प्राइस ज़्यादा हो जाएगा और फैक्टर प्राइस कम हो जाएगा। जैसे अभी हम देखे हैं कि फैक्टर प्राइस जो था वो 5 रुपया था, इसमें जैसे ही टैक्स लग गया तो 6 रुपया हो गया, तो मार्केट प्राइस ज़्यादा हो गया, फैक्टर प्राइस कम है। लेकिन अगर टैक्स नहीं लगता और सब्सिडी की बात नहीं करते तो 5 रुपया ये भी होता, 5 रुपया ये भी होता, तो दोनों सेम हो जाएगी। लेकिन अगर कोई सब्सिडी जुड़ जाती है इसमें, जो कि फैक्टर कॉस्ट पे ही जुड़ता है, तो उस दौरान मार्केट प्राइस कम हो जाएगा और फैक्टर प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। जैसे देखिए फैक्टर प्राइस जो था वो कितना था, 5 रुपया, सब्सिडी जो लगा वो कितना लगा, मतलब 0.5 पैसा का, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया, 4.5 रुपया का। ठीक है ना, यानी कि फैक्टर प्राइस से भी कम हो गई मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर पढ़ते हैं, पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम, जिसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। अगर इसका हम परिभाषा देखें तो नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर जो हमको भागफल प्राप्त होता है ना, वही हमारा पीसीआई होगा। ठीक है, तो नेशनल इनकम यानी कि नेशनल इनकम क्या है, इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं देश की आय को नेशनल इनकम कहते हैं। देश की आय को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। हम ये बताए थे कि नेशनल इनकम जो होता है वो एनएनपी एट फैक्टर प्राइस होता है। ठीक है, अब देखिए नेशनल इनकम में अगर हम पॉपुलेशन से भाग देंगे तो जो भागफल आएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, पर कैपिटा इनकम कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि लोगों के आर्थिक कल्याण को प्रदर्शित करने के सूचक के रूप में प्रति व्यक्ति आय को सर्वाधिक बेहतर माना जाता है। यानी कि कहेगा लोगों के आर्थिक कल्याण को प्रदर्शित करने का सबसे बेहतरीन इंडिकेटर सूचक क्या है, तो हम कहेंगे कि पर कैपिटा इनकम। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यह केवल औसत वितरण यानी कि एवरेज को दिखाता है। यह कुछ बात को छुपा लेती है, बहुत सारी बातों को नहीं छुपाती है, मतलब बहुत सारी बातों को नहीं दिखा पाती है। जैसे असमानता को छुपा लेता है। क्योंकि ये औसत वितरण है तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिएगा कि जब इसको निकालेंगे तो एक औसत निकलेगा। औसत निकलेगा तो इससे पता चलेगा कि लोगों का आय जो है वो इतना है। लेकिन क्या मुकेश अंबानी और एक रिक्शा वाला का इनकम एक जैसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये असमानता को क्या करता है, छुपा लेता है। दूसरा, ये जो पर कैपिटा इनकम है वह यह नहीं बता पाता कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आवास, सुरक्षा की गुणवत्ता कितनी है हमारे देश में। ठीक है। दूसरा, यह भी नहीं बताता कि कीमत के बढ़ने से वास्तविक जीवन स्तर कितना घटा है या कितना गिरा है। लेकिन ये कीमत बढ़ने पर भी पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहती है। यानी कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने पर कीमत भी बढ़ती रहती है। लेकिन चूँकि कीमत बढ़ने से आप जानते हैं कि हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को खरीदने में कटौती कर देंगे कीमत घटने से। ठीक है ना। तो
कीमत बढ़ने से बहुत सारी चीज़ों में कटौती कर देंगे, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है फिर भी हमको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह लोगों के आर्थिक कल्याण को प्रदर्शित तो करती है, लेकिन असमानता को छुपा लेती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, सुरक्षा की गुणवत्ता को नहीं बताता है। कीमत बढ़ने पर जो वास्तविक जीवन के स्तर में गिरावट आई है उसको भी ये नहीं बता पाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बेहतर आर्थिक मतलब कि लोगों के आर्थिक कल्याण के प्रदर्शित करने वाला सर्वाधिक बेहतर तो माना जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि क्या पर कैपिटा इनकम बेहतर सूचक माना जाता है या माना जाना चाहिए। यहाँ पे ये टर्म होना चाहिए, माना क्यों पर कैपिटा इनकम को बेहतर सूचक नहीं माना जाता। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्यों वर्ड लग गया है, तो पर कैपिटा इनकम को बेहतर सूचक नहीं माना जाना चाहिए, क्यों। ठीक है, तो आज इतना ही, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, बाकी के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।